अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 14th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओवरफ्लो के बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी में टेबल और टेबल सेल को पढ़ेंगे। इसके बाद पोजीशन में रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट को पढ़ेंगे और उसके बाद एचटीएमएल कलर कोड्स को सीखेंगे। कोड करने के लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया और इसके अंदर lecture14.html के नाम से एक फ़ाइल है जिसके अंदर एक डिव ऐड हुई है और इस डिव के अंदर एक सैम्पल टेक्स्ट भी पहले से ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी डिव को मैं एक और दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और दफ़ा, यानी कि टोटल डिव्स कितनी होगी? मेरे पास 3 डिव्स होगी। ठीक है, और सेकंड डिव के अंदर मैंने ये करना है कि मैंने इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देना है, एक और दफ़ा पेस्ट कर देना है ताकि सेकंड डिव के अंदर मेरे पास टेक्स्ट भी ज़्यादा हो जाए। तो अब मेरे पास एक एचटीएमएल पेज है जिसके अंदर टोटल डिव्स 3 हैं और इसके साथ साथ एक सीएसएस फाइल भी लिंक की हुई है और इस सीएसएस फाइल के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या है। सीएसएस फाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर मैंने येलो सेट किया है, डिव की हाइट मैंने 400 पिक्सल सेट की है और विड्थ इसकी मैंने 30% सेट की है। अब हम इस पेज को ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो आप देखेंगे कि तो डिव हमारे पास फर्स्ट डिव यहाँ पर है, सेकंड डिव यहाँ पर, थर्ड डिव यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे अगर साइड बाय साइड डिव दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। डिस्प्ले में यहाँ पे क्या सेट करूँगा? इनलाइन डैश ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद इसको सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो डिव साइड बाय साइड तो होगी लेकिन यहाँ पर अब इसकी पोजीशन ख़राब हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा था, इसके अंदर कम था, थर्ड में भी कम था। अब इसको सही तरह से पोजीशन करने के लिए मैं फ्लोट कॉलन लेफ्ट को ऐड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने ये सेव कर लिया। यहाँ पर सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो डिव्स मेरे पास हैं ये जैसे हम चाह रहे थे टेक्स्ट वैसे हो गया। अब हम ये करते हैं कि इसको मैं रिसाइज करता हूँ, इसको इसको चेंज किया है। ठीक है, साइज़ का मैंने। अब आप देखें जैसे मैं साइज़ चेंज करूँ तो जो डिव सेकंड थी उसके अंदर टेक्स्ट जो है बाहर आ गया है, क्योंकि हाइट 400 पिक्सल थी। जैसे हम 400 से बाहर हुए हैं तो जो टेक्स्ट है वो बाहर आ रहा है, और मैं छोटा करता हूँ तो जो फर्स्ट और थर्ड डिव है उसका टेक्स्ट भी बाहर आ रहा है। ठीक है, अब इस मसले को हल करने के लिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को देखते हैं। ओवरफ्लो कॉलन, सबसे पहले ऑप्शन है इसकी हिडन। जब हम हिडन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट डिव डिव के साइज से बाहर आ रहा हो वो हाइड हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखें जो बाहर आना था टेक्स्ट वो हाइड हो गया है। सेकंड ऑप्शन है स्क्रॉल। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो इसका मतलब ये कि अब आपके पास डिव के अंदर जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट होगा लेकिन स्क्रॉल बार के साथ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ऑटो। ऑटो का मतलब ये है कि जब टेक्स्ट बाहर है तब तो स्क्रॉल बार है, लेकिन जब आप इस पेज को बड़ा करेंगे तो स्क्रॉल बार गायब हो जाएगी। लेकिन जब आप स्क्रॉल लगाते हैं तो स्क्रॉल बार अभी भी रहेगी जब जब आप इससे इसके साइज़ को बड़ा करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन इसकी है विजिबल। ठीक है, सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें और रिसाइज करें तो अब देखें टेक्स्ट विजिबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। अब हम एक और काम करते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहे थे, अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि पेज के अंदर स्क्रॉल बार ना आए और जब भी हम पेज को रिसाइज करें तो ये जो डिव का साइज़ है ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाए। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर एक न्यू डिस्प्ले ऐड करता हूँ जिसको हम कहते हैं टेबल सेल। ठीक है, जब आप टेबल सेल ऐड करेंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो बॉडी है उसका भी डिज़ाइन सेट करना है, उसका भी स्टाइल सेट करना है और उसमें हम टेबल डिस्प्ले इक्वल टू टेबल रखेंगे। ठीक है, अब आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो जब आपने रिफ्रेश किया तो देखें अब आपका डिव का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो हाइट की प्रॉपर्टी है इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले टेबल सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप इसको छोटा इसको पेज को
कंप्लीट स्क्रीन पे लेके आएंगे तो देखिए अब आपको डिव्स जो हैं प्रॉपर नज़र आ रही हैं, और अगर आप इसको रिसर्च कर रहे हैं तो टेक्स्ट बाहर नहीं जा रहा, लेकिन डिव का साइज़ चेंज हो रहा है और स्क्रॉल बार भी ऐड नहीं हो रहे। ठीक है, तो बेसिकली टेबल सेल और टेबल क्या काम करता है, जैसे आपने टेबल्स पढ़े थे और टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स ऐड किए तो बेसिकली बॉडी यहाँ पे एक टेबल के तौर पे काम कर रही है, और जो डिव आपके पास है ये टेबल के सेल के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ तक हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी देख लिया, टेबल सेल की प्रॉपर्टी भी देख ली है, अब हम नेक्स्ट पोजीशन को देखते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी की बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं। नंबर 1 स्टैटिक है, नंबर 2 ऑप्शन रिलेटिव है, नंबर 3 एब्सोल्यूट है, नंबर 4 फिक्स्ड है। किसी भी एलिमेंट की अगर आपने पोजीशन चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑफसेट बताना पड़ता है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप साइड से या बॉटम साइड से। ठीक है, हम 4 जगहों से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है, अगर आप पोजीशन सेट ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है एक्सेप्ट एचटीएमएल टैग है। ठीक है, अब हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ ब्राउज़र देखते हैं। अब डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ ब्राउज़र क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमने कहा कि स्टैटिक पोजीशन है और एक्सेप्ट एचटीएमएल एलिमेंट के। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ तो इनलाइन होगी पोजीशन या ब्लॉक होगी। ठीक है, अगर आपने स्पैन एलिमेंट ऐड किया, जैसे यहाँ पे एक बार स्पैन 1 है, स्पैन 2 है, तो आपके पास इनलाइन होंगे तो साइड बाय साइड पोजीशन हो रही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद कोई ब्लॉक एलिमेंट ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने डिव एलिमेंट ऐड किया, तो डिव एलिमेंट फिर नेक्स्ट लाइन पे शुरू होगा। ठीक है, अब अगर आपने डिव को यहाँ से शुरू नहीं करना, थोड़ा सा आगे से शुरू करना है, या स्पैन को यहाँ से शुरू नहीं करना, टॉप से थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है, तो इनकी पोजीशंस हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम ऑफसेट को यूज़ करते हुए। और पोजीशन हम फिर स्टैटिक नहीं करेंगे, रिलेटिव करेंगे। अब हम रिलेटिव पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन क्या होती है। रिलेटिव पोजीशन, अच्छा अब इसको समझते हैं। सिमिलर टू स्टैटिक, हाउएवर वी कैन ऐड ऑफसेट फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट। ठीक है, यानी कि स्टैटिक की तरह होती है, लेकिन अब हम इसको ऑफसेट इसमें ऐड कर सकते हैं और हम इसकी पोजीशन को लेफ्ट साइड से, टॉप साइड से, बॉटम साइड से या राइट साइड से मूव कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव टू इटसेल्फ, द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स करंट पोजीशन, यानी कि एलिमेंट कितना आगे जाता है करंट पोजीशन के हिसाब से रिलेटिव होती है। मिसाल के तौर पर आपने 10 पिक्सल लेफ्ट लिखा है तो जो करंट पोजीशन होगी उससे 10 पिक्सल आगे जाएगा। ठीक है, एलिमेंट न्यू प्लेस डज नॉट अफेक्ट इट्स नेबरिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब ये कि अगर आपने किसी एलिमेंट के ऊपर रिलेटिव पोजीशन अप्लाई की है तो जो नेबरिंग एलिमेंट्स होगी उन एलिमेंट्स की पोजीशन को इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रहेंगे, वो चेंज नहीं होगी उनकी पोजीशन। ठीक है, लीव एम्प्टी स्पेस वेयर द ब्राउजर थॉट इट शुड हैव बीन इन द फर्स्ट प्लेस ऑन द प्रीवियस पोजीशन, यानी कि जो अगर आपने ऑफसेट ऐड कर दिया और फर्ज करें 100 पिक्सल लेफ्ट की साइड पे कर दिया है, तो जो पुरानी वाली जगह पे होगी वहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगी, वहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं आ जाएगा, वो वैसे खाली की खाली जगह पड़ जाएगी। ठीक है, so element is not taken out of the normal document flow, which means even it is moved using offset, the original spot is preserved। ये अगेन वही बात है कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो होगा उससे एलिमेंट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एलिमेंट आगे तो मूव हो जाएगा, लेकिन जो पहली वाली पोजीशन है वहाँ पे खाली स्पेस रहेगी। अब हम रिलेटिव कब यूज़ करते हैं? यूजली रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट्स आर ऑफन यूज्ड एज कंटेनर ब्लॉक्स फॉर अदर एलिमेंट्स। कंटेनर से मुराद एक ऐसा एलिमेंट जैसे डिव है, डिव के अंदर आपने और एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो बेसिकली रिलेटिव जब आप कंटेनर ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो यूजली तो फिर रिलेटिव तब यूज़ की जाती है। अब इसे हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे रिलेटिव यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक एचटीएमएल फाइल ओपन की है जिसके अंदर एक डिव है और डिव के अंदर पैराग्राफ ए और बी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पोजीशन अंडरस्कोर स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल भी ऐड की है। अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर डिव की कुछ प्रॉपर्टी सेट की हैं जिसके अंदर पोजीशन रिलेटिव, बॉर्डर सेट किया है, हाइट और विड्थ सेट की है। पैराग्राफ के लिए पोजीशन स्टैटिक सेट की हुई है, विड्थ 50% है, बॉर्डर सेट किया है और ऑफसेट टॉप 100 पिक्सल डिफाइन किया और लेफ्ट 100 पिक्सल डिफाइन किया है। अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है स्टैटिक है, अगर स्टैटिक होती है तो इसका मतलब ये जो टॉप और लेफ्ट ऑफसेट्स हैं ये अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये इग्नोर हो जाएंगे। अब हम इसको पेज को ओपन करते हैं, पेज को ओपन करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये लुक आ रही है, तो टॉप से 100 और लेफ्ट से 100 अप्लाई नहीं हो रहे, लेकिन टॉप पे भी अभी कुछ स्पेस है और ए और बी के दरमियान भी कुछ स्पेस है। इसकी क्या वजह है? इसको देखने के लिए हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, पैराग्राफ सेलेक्ट करें। जब आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पे जो कुछ स्टाइल है ये आपके पास पोजीशन अंडरस्कोर स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल से आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टाइल कहाँ से आ रहे हैं? जो कि ब्राउजर के अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। इसका मतलब ये जो अभी ए के ऊपर जो स्पेस नज़र आ रही है और जो बी के ऊपर स्पेस नज़र आ रही है, ये ए के नीचे जो स्पेस नज़र आ रही है, दोनों के दरमियान जो स्पेस है किस वजह से जो ब्राउजर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसकी वजह से स्पेस है।
अब पहले हम इनको ख़त्म करते हैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जो आपकी CSS फाइल है उसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करने के बाद इन वैल्यूज़ को भी चेंज कर दें, यहाँ पे 0 पिक्सल कर दें और यहाँ पे भी 0 पिक्सल सेट कर दें। ठीक है, सेट करने के बाद सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें। अब देखिए आपके पास जो पेज है ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वो रिमूव हो गई हैं और ए और बी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस पैराग्राफ की पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, अभी स्टैटिक की जगह पे हम कर देते हैं रिलेटिव। ठीक है, जब आप रिलेटिव करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, आप ए और बी दोनों चेंज हो गए हैं। टॉप से भी 100 पिक्सल नीचे आ गए हैं और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो रिलेटिव जब हम करते हैं तो जो ऑफसेट आपने डिफाइन किया था टॉप और लेफ्ट ये दोनों अप्लाई हो गए हैं। अब हम एक और काम करते हैं कि अब हमने एलिमेंट ए की पोजीशन को सिर्फ चेंज करते हैं। ठीक है, एलिमेंट ए को यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ से अब आप इसका टॉप दोबारा से डिफाइन करते हैं। टॉप फर्ज करें 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, अब जब आप 200 पिक्सल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए जब आपने ए की पोजीशन को चेंज किया तो उसका इफेक्ट बी पे नहीं पड़ा। ठीक है, जहाँ पे पहले ए था वहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ गई है, जो कि हमने जैसे स्लाइड में डिस्कस किया था कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से ए बाहर नहीं गया। अगर ए बाहर नहीं गया तो यहाँ पे इसके लिए ये एम्प्टी स्पेस आ गई है और इसकी वजह से जो इसके नेबरिंग एलिमेंट था, जैसे 20 का नेबर एलिमेंट था, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो जब भी हम रिलेटिव अप्लाई करते हैं तो रिलेटिव अप्लाई करने से जो एलिमेंट होता है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर नहीं जाता, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पे पहले एलिमेंट था वहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ जाएगी और सेकंड नंबर पे जो इसके नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात भी नोट करें। पॉइंट 1 था हमारे पास पोजीशन रिलेटिव टू इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपने इसमें 200 पिक्सल ऐड किया ए के अंदर तो ये 200 पिक्सल कहाँ से ऐड हुए? जहाँ पे इसकी पहली पुरानी पोजीशन थी वहाँ से 200 पिक्सल नीचे गया। ठीक है, तो ए पहले कहाँ पे था? ए पहले यहाँ पर था। ठीक है, टॉप पर था स्टार्ट में बिल्कुल। तो ए की जो 200 पिक्सल ऐड में टॉप से अब आपने ए यहाँ पे सेलेक्ट किया तो जो टॉप 100 आपने अप्लाई किया था वो तो अब नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि आपने टॉप की नहीं प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ए पहले यहाँ पे था, इसकी जो करंट पोजीशन थी इसने इस करंट पोजीशन के लिहाज से उसमें 200 पिक्सल ऐड किए और नीचे आ गया। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है कि द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स करंट पोजिशन, यानी कि जो करंट पोजीशन यहाँ पे ए की थी जब आपने टॉप 200 किया तो एक जो 200 पिक्सल की काउंटिंग शुरू होनी है वो यहाँ से होनी है जहाँ पे इसकी करंट पोजीशन थी, वहाँ से ये यहाँ पे नीचे गया। तो रिलेटिव अब हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एब्सोल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव के एग्जाम्पल अब हमने प्रैक्टिकल करके भी देख ली। यहाँ पे भी हम दोबारा देख लेते हैं। फिगर ए में जैसे स्पैन यहाँ पे था, अगर आप लेफ्ट से 100 पिक्सल ऐड करेंगे तो फिगर बी में आपके पास आगे मूव हो गया। अब हम एब्सोल्यूट देखते हैं। इन एब्सोल्यूट पोजीशन द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करेंगे तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होता है उससे एलिमेंट बाहर आ जाएगा। अगर बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब जो इसके नेबरिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ठीक है, एंड ऑल ऑफसेट्स लेफ्ट टॉप बॉटम राइट आर रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द नियरेस्ट एंसेस्टर व्हिच हैज पोजीशनिंग सेट ऑन इट अदर देन स्टैटिक। और अब आप एब्सोल्यूट का मतलब ये था, एक तो मतलब ये कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ गया जिसके से जो नेबरिंग एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। नंबर 2 बात कि जब आप ऑफसेट अप्लाई करते हैं तो जिस जिसके लिए आप एब्सोल्यूट डिफाइन कर रहे हैं उससे जो बाहर वाला है, बाहर वाला एलिमेंट है जैसे डिव है, अगर उसकी पोजीशन अदर देन स्टैटिक होगी तो जो रिलेटिव काउंट हो रहा होगा ऑफसेट्स यूज हो रहे हैं तो वो उसके लिहाज से हो रहे होंगे। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो मुझे समझ आएगा। अदर एलिमेंट्स बिहेव एज इफ द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला गया तो इसका मतलब अदर एलिमेंट्स के लिए ये ऐसी है जैसे ये यहाँ पर है ही नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है? कैन एंड अप ऑन टॉप ऑफ एन अदर एलिमेंट। तो इसका मतलब ये कि आप एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं इससे। ठीक है, सारा लेआउट खराब हो जाता है, तो इसको ध्यान से करने की जरूरत होती है। अब इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। अज्यूम करें यहाँ पर जो हमारे पास ये जो बॉर्डर है ये एक डिव है जिसकी पोजीशन रिलेटिव है। ठीक है, और एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2। जब आप 1 एलिमेंट पे एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला गया तो 2 कहाँ पे आ जाएगा? 2 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि अब 1 के लिए 2 के लिए तो 1 एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर 2 के लिए 1 एलिमेंट है ही नहीं तो जब हम 2 आप ऐड करेंगे तो 2 तो फिर यहाँ ही से स्टार्ट होगा। इस तरह से आपके पास एब्सोल्यूट के अंदर वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि एब्सोल्यूट अगर करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है।
अब हम दोबारा अपने कोड की तरफ आते हैं। पेज की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी वहाँ पर आ गए हैं। ए और बी यहाँ पर हमारे पास था, जिसकी पोजीशन हमने रिलेटिव सेलेक्ट की हुई है, जिसका ऑफसेट अप्लाई किया। अब हम ऐसा करते हैं, फिलहाल इसका ऑफसेट ख़त्म कर देते हैं। ए और बी अब यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ए एलिमेंट है उसकी पोजीशन को हम क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसका हमने ए एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, पोजीशन यहाँ पे लिखे हैं पोजीशन। और अब आप देखें बी हमारे पास अभी कहाँ पर है, बी ए के नीचे है, लेकिन जब हम ए की पोजीशन को चेंज करेंगे तो ए की पोजीशन जब हम एब्सोल्यूट करेंगे तो उसकी वजह से बी भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, बी आपने पोजीशन यहाँ पे लिखी एब्सोल्यूट, अब यहाँ पे आपने आप देखें एब्सोल्यूट लिखा है, तो क्या हुआ है, ए अब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला गया। जैसे ही बाहर चलेगा तो इसका मतलब बी को नहीं पता कि ए एलिमेंट भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो जब आप बी ऐड कर रहे हैं तो बी ए की जगह पर आ गया। तो जब भी आप एब्सोल्यूट डिफाइन करते हैं तो एब्सोल्यूट जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चली जाती हैं, और इसकी वजह से जो नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे यहाँ पे बी एलिमेंट की डिस्टर्ब हो गई है। अब हम एक और काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करें यहाँ पे पेज को, और इसकी पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एचटीएमएल फाइल को ओपन करें, फाइल को ओपन करने के बाद एक और डिव ऐड करें, ठीक है, और इसको क्लोज कर दें यहाँ पर। और फर्स्ट अब हमारे पास डिव के अंदर डिव है, ठीक है, और फिर उसके बाद पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट डिव, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पे सेव कर लें। इसके अलावा सेव करने के साथ साथ यहाँ पर डिव की पोजीशन भी रिलेटिव की जगह हम स्टैटिक कर देते हैं, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। इस फाइल को भी सेव करें और ब्राउज़र में ये एचटीएमएल को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट डिव है, उस डिव के अंदर एक और डिव है, और उस डिव के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे अब हम ये पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं जो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस किया था, कि जितने भी ऑफसेट्स होते हैं वो relative to the position of the nearest ancestor which has positioning set on it other than static। यानी अगर पैराग्राफ है और पैराग्राफ से ऊपर डिव है और उसके ऊपर डिव है, तो जो ऑफसेट किसके लिहाज से कैलकुलेट होंगे, वो वाला पेरेंट जिसकी पोजीशन स्टैटिक के अलावा कोई और सेट हुई हो, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। और अभी जो डिव्स हैं हमारे पास, डिव की पोजीशन में हमने स्टैटिक सेट कर दी है, तो इसका मतलब जो ऑफसेट कैलकुलेट होगा एब्सोल्यूट का, वो कहाँ से होगा, वो एक ऐसे एलिमेंट से होना चाहिए जिसकी पोजीशन रिलेटिव हो। तो अब हम ए को सिलेक्ट करते हैं, ए को यहाँ पे हम इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, और ऑफसेट ऐड करते हैं टॉप 0 पिक्सल और लेफ्ट 0 पिक्सल, ठीक है। अब जब आपने टॉप 0 पिक्सल और लेफ्ट 0 पिक्सल ऐड किया तो देखिए ए एलिमेंट कहाँ पे चला गया। ए एलिमेंट के जो ऑफसेट है वो कैलकुलेट हुए हैं किसके लिहाज से, टॉप एचटीएमएल टैग के लिहाज से। वो क्यों, अगर आप कोड में हैं, डिव की पोजीशन स्टैटिक है, तो जो पैराग्राफ ए है, पैराग्राफ ए इससे ऊपर वाले डिप पे जाएगा, उसकी पोजीशन क्या मिलेगी उसको स्टैटिक, तो इसके लिहाज से ऑफसेट कैलकुलेट नहीं हो रहे होंगे, फिर वो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो फिर उसके बाद एक और डिप मिलेगी, ये भी स्टैटिक है, इसकी पोजीशन इसके लिहाज से भी ऑफसेट कैलकुलेट नहीं होंगे। फिर इसके बाहर क्या है, बॉडी, वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद एचटीएमएल एलिमेंट है, इसकी जो पोजीशन होती है बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होती है, तो फिर जो ऑफसेट कैलकुलेट हो रहे हैं इस एचटीएमएल एलिमेंट की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास जो ए है जहाँ पे चला गया। अब आप चाहते हैं कि जो ए एलिमेंट है इसके ऑफसेट जो सेकंड डिव है इसके लिहाज से कैलकुलेट हो, फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि जो सेकंड डिव है अभी इसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सेकंड पोजीशन की बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है, ठीक है। तो आपको इसकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, रिलेटिव। जैसे ही आपने इसकी पोजीशन रिलेटिव की है तो अब आप देखें जो ए एलिमेंट था जो कि एब्सोल्यूट था पोजीशन, उसकी उसकी जो ऑफसेट हैं कैलकुलेट हो रहे हैं सेकंड डिव के लिहाज से। अगर आप फर्स्ट डिव के लिहाज से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे फर्स्ट डिव सेलेक्ट करें। जब आप फर्स्ट डिव सेलेक्ट करेंगे तो इसकी पोजीशन पे आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज रिलेटिव करनी पड़ेगी। जब आप रिलेटिव करेंगे तो आपके पास जो ऑफसेट कैलकुलेट हो रहे होंगे वो किसके लिहाज से होंगे, फर्स्ट डिव के लिहाज से होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हुई क्योंकि जो नियरेस्ट एंसेस्टर था उसके लिहाज से कैलकुलेट होने थे। अब हमने दोनों डिव के रिलेटिव कर दिए तो जो पहले वाली डिव मिल जाएगी उसके रिलेटिव उसके लिहाज से ऑफसेट कैलकुलेट हो रहे होंगे।
अगर आप चाहते हैं बाहर वाली डिव के लिहाज से, तो जो आपको जो सेकंड डिव है इसकी पोजीशन को आपको स्टैटिक करना पड़ेगा। जब आप स्टैटिक करेंगे तो आप देखें ए के जो ऑफसेट है कैलकुलेट हो रहे हैं फर्स्ट डिव के लिहाज लिहाज से। तो बेसिकली जब भी आप एब्सोल्यूट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो ऑफसेट होते हैं जो नियरेस्ट एंसेस्टर होता है वो स्टैटिक के अलावा जो भी मिलेगा उसके लिहाज से सिलेक्ट होंगे। सेकंड एब्सोल्यूट में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर चला जाता है और फिर इसके इसके अगर जब नॉर्मल फ्लो से बाहर जाता है तो जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन भी डिस्टर्ब होती है। अब हम इसकी थर्ड टाइप करते हैं पोजीशन की, जो कि फिक्स था। थर्ड नंबर पे हमारे पास फिक्स पोजीशनिंग है। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। फिक्स को समझने के लिए दोबारा से एचटीएमएल पेज पे आते हैं और अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बी एलिमेंट है इसकी पोजीशन को फिक्स करेंगे। अभी बी एलिमेंट की क्या पोजीशन है? अभी बी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक है। ठीक है, लेकिन फिक्स करने से पहले एक और काम करते हैं, आप ब्राउज़र को रिसाइज करें। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया। अब जब आप स्क्रॉल करके डाउन आएंगे तो बी एलिमेंट हाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन स्टैटिक है। अब आप यहाँ पे बी को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद पोजीशन इक्वल टू फिक्स कर दें। जब आप पोजीशन फिक्स करेंगे, अब आप रिसाइज करें, तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखें बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बी वहीं पर है जहाँ पे उसकी पहले पोजीशन थी। बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो जब आप फिक्स करते हैं तो बेसिकली इसकी जो बी की पोजीशन है वो ब्राउज़र के लिहाज से, विंडो के लिहाज से सेट होती है। ठीक है, अब आज के लेक्चर भी हमने कवर कर लिया, फिक्स भी कवर कर लिया। अब हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सीखी है, फिर उसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखी थी, फिर हमने पोजीशन देखी है, पोजीशन में हमने रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक और फिक्स को कवर किया है। लास्ट में हमने एचटीएमएल कलर कोड्स को कवर करना था। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपने एज अ होमवर्क क्या करना है कि आपने इसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ यहीं तक प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप गूगल पर जाएँ, इसके रेफरेंस मटेरियल ढूँढें और पोजीशन और डिस्प्ले ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगा।